हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन ने मोमेंटम पढ़ा था, उससे पिछले वाले लेक्चर में अपन ने न्यूटन फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर लिए थे ना, सारे क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व कर लिए थे। इस वाले लेक्चर में अपन न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, अपन ने पहले मोमेंटम पढ़ लिया क्योंकि मोमेंटम की यहाँ पे जरूरत लगेगी। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या है, पहला डेफिनेशन पढ़ते हैं। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly change in momentum with respect to time is directly proportional to external force या फिर अप्लाइड फोर्स, है ना। तो बुकों में कभी कभी वो अप्लाइड फोर्स लिख देते हैं, तो दोनों बात सेम है ना। मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इसी को सेकंड लॉ बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो जैसे अगर मैं डेफिनेशन को अगर ऐसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी, है ना। और पी क्या है अपना, मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी, तो ये फोर्स भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर, है ना। अब यहाँ देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो एफ एक्सटर्नल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ से देखो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पे के, और ये क्या हो जाएगा, के डीपी बाई डी। ऐसा तो चल ही रहा है अपना। अब यहाँ से जब न्यूटन ने इस के को सोल्व किया, है ना, न्यूटन ने इस के को सोल्व किया, तो ये के की वैल्यू उनने बताई कि के की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। तो यहाँ से देखो एफ किसके डायरेक्ट, एफ किसके इक्वल आ जाएगा, डीपी बाई डी। समझ गए क्या, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी। हम यहाँ से देखो अपन कल जब पढ़ के आए थे पिछले वाले लेक्चर में, तो मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। यही था क्या मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो यहाँ से पी की जगह एम वी रखो, तो यह क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी। ऐसा आ जाएगा क्या, देखो पी की जगह मैंने एम वी पुट कर दिया, पी की जगह क्या रख दिया, एम वी, तो पी की जगह एम वी आ गया, तो एफ किसके इक्वल आया, डी एम वी बाई डी टी। अब यहां से देखो, अब यहां से मैं दो कंडीशनें बनाऊंगा, यहां से अपनी दो कंडीशन बनाएगी। देखो कैसे, पहली कंडीशन देखना, पहली कंडीशन देखना, पहली कंडीशन ये है कि अगर मास कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा, मास। अगर मास कांस्टेंट रहा तो अपन मास का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, जो कांस्टेंट रहता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मल्टीप्लाई में है ना मास और वेलोसिटी दोनों, तो कांस्टेंट चीज बाहर आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना, मल्टीप्लाई में जब रहता है। तो अगर मास कांस्टेंट है, ये पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट, मास क्या है, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ से इसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे ना, तो ये क्या बच जाएगा, डीवी बाई डी। अब यहां से देखो डीवी बाई डी क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम, और एम एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आया, एम ए के इक्वल, है ना। अच्छा, कोई जैसे अपने से डायरेक्ट पूछे कि फोर्स क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं ये गलत है। फोर्स कभी मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन तो तब आएगा जब मास कांस्टेंट रहेगा। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स की जो असली रियल डेफिनेशन है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर ये कंडीशन कब बनती है, ये एफ इज इक्वल टू एम ए कब आता है, जब मास कांस्टेंट होता है ना। तो ऐसा कहना बेकार है कि फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं, फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। पर अगर मास कांस्टेंट होगा तब फोर्स एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एम ए के इक्वल। अब इसमें एक और कंडीशन बनती है, अगर वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को बाहर लिख लेंगे, तो एफ क्या आएगा, देखो एफ क्या आएगा, वी को बाहर लिख दिया, और ये क्या बचा, dm बाई dt, है ना। और ये अधिकतर पता है किसमें लगता है, ये वाला फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इसे, है तो फोर्स ही, लेकिन इसको थोड़ा सा
अलग नाम दे दिया, इसको क्या बोला जाता है? थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इसे? थ्रस्ट फोर्स। अच्छा, ये वाला फोर्स पता है कहां पर अप्लाई होता है? F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, रॉकेट्स में, रॉकेट प्रोपल्शन। किसमें? रॉकेट प्रोपल्शन। जो रॉकेट उड़ते हैं ना, देखना रॉकेट जब उड़ते हैं तो उनमें फ्यूल रहता है, रॉकेट के अंदर अपन फ्यूल सैटेलाइट जैसे भेजते हैं, तो रॉकेट लेके जाता है ना सैटेलाइट को, तो रॉकेट के अंदर जो फ्यूल रहता है वो फ्यूल किसका काम करता है? वो फ्यूल है ना बर्न करते हैं, वो फ्यूल से जब बर्न करता है तो गैस निकलती है ना, वो गैस निकल रही है मतलब मास कम हो रहा है टाइम के साथ। अगर फ्यूल बर्न हो रहा है मतलब मास टाइम के साथ घट रहा है ना, और वी क्या है? इस गैस की स्पीड्स, है ना। तो देखना जब गैस निकलती है नीचे तो रॉकेट पर फोर्स किधर लगता है? ऊपर। इसलिए ये है ना, जब अपन पढ़ेंगे इसको आगे चल के, ये माइनस आएगा यहाँ पे। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो वी डी एम बाई डी टी यही सही है। पर देखना गैस रॉकेट में किधर निकलती है? नीचे, है ना। तो और रॉकेट पर किधर फोर्स लगता है? ऊपर। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर भी है। पता क्या होता है? जो गैस निकलती है ना वो अर्थ पर फोर्स लगाती है, जो रॉकेट से फ्यूल बर्न होकर गैस निकलती है वो क्या करती है? रॉकेट पर फोर्स, अर्थ पर फोर्स लगाती है। तो अर्थ भी ये ना, इसमें रॉकेट प्रोपल्शन में दोनों लॉ लगता है, न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ भी, है ना। तो अर्थ से सॉरी रॉकेट से जो गैस निकलती है वो अर्थ पर फोर्स लगाती है, एक्शन फोर्स। बदले में अर्थ किस पर फोर्स लगा देगी? रॉकेट पर, उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो इस पर है ना रॉकेट प्रोपल्शन में दोनों लॉ लगते हैं, सेकंड लॉ भी और थर्ड लॉ भी। सेकंड लॉ तो यहां से लग जाएगा, है ना, और थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर, इसलिए यहां पर ये माइनस का साइन है। पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। समझ गए क्या? ये वी आर है ना रॉकेट, ये वी, ये रॉकेट प्रोपल्शन में वी आर हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस, है ना। तो इसको अपन पूरा आगे चल के पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट, अभी अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। F इज इक्वल टू एम है ना। तो F इज इक्वल टू एम कब लगेगा? F इज इक्वल टू एम कब लगेगा? जब मास कांस्टेंट होगा। समझ गए क्या? जब मास कांस्टेंट रहता है तब F इज इक्वल टू एम है ना। बाकी अगर अपन से कोई पूछे रियल में कि फोर्स क्या है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं वो भी नहीं है। मास ये v dm बाई dt है ना, ये भी कंप्लीट नहीं है। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, ये तब आएगा जब मास कांस्टेंट रहेगा, और ये कब आएगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। समझ गए क्या? तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं आगे वाले लेक्चरों में, इसको अभी अपन पढ़ने वाले हैं डीपली। F इज इक्वल टू एम ए। समझ गए क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखना अब इस पर मास इनटू एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन करते हैं अपन थोड़े से। जैसे देखो, सबसे पहले मैं ना थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखना, जैसे अपन ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि बॉल ऐसे दीवार पर जाकर टकरा रही थी, है ना। बॉल ऐसे दीवार पर जाकर टकरा रही थी, और दीवार को कैसे ले रहे थे अपन? इलास्टिक सरफेस, है ना। E की वैल्यू 1 मानी थी अपन ने इसको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना E, और इलास्टिक सरफेस है। अब है ना, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं कि जैसे मान लो एक बॉल है ना, जिसका मास है 2 kg, और इसकी स्पीड है, लेते हैं स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये दीवार से जाके टकराई परपेंडिकुलरली, और वापस रिटर्न वैसे ही हुई है। और अगर ये इलास्टिक सरफेस है तो कितनी स्पीड होगी? फिर सेम 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं इधर से, अ बॉल ऑफ मास 2 kg collide perpendicular to the wall, collide perpendicular to the wall with speed 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, with speed 10 मीटर पर सेकेंड, and return with same speed, and contact time of ball is 0.1 सेकेंड, है ना। ये कॉन्टेक्ट टाइम क्या चीज है? मतलब जैसे देखो, ये बॉल इस पर टकराएगी बॉल पर जाकर, और फिर बॉल से रिटर्न हुई, तो टकराने के बाद जब रिटर्न होगी
तो जितनी देर तक वो कांटेक्ट में रही है, ऐसा थोड़ी कि टकरा रही जस्ट बाहर है, कुछ टाइम तो वो कांटेक्ट में रहेगी ना बॉल के साथ, तो वो कांटेक्ट टाइम बोलते हैं उसको, और वो कितना दिया है 0.1 सेकेंड, है ना। फिर अपने को क्या निकालना है, फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ऑन बॉल, है ना। मतलब अपन को अब ये निकालना है कि बॉल ने उस अर्थ से ये बॉल पर कितना फोर्स लगाया, है ना। टकरा के वापस आइए तो कुछ तो फोर्स लगेगा, जैसे अपन ने बॉल दीवार पर बॉल मारी, है ना, तो दीवार पर भी तो फोर्स लगेगा, है ना, क्यों, क्योंकि मोमेंटम में चेंज आ रहा है। अब देखो फोर्स निकालना है अपने को बॉल का, तो कितना लगाएगी फोर्स, अपने को पता है फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डी टी, ये तो पढ़ के आए अपन, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, है ना। अब यहां से देखना चेंज इन मोमेंटम कितना है, ये डीपी क्या है, चेंज इन मोमेंटम ही तो है, तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, मोमेंटम में चेंज कितना आया, मोमेंटम में चेंज कितना आया, तो यहां से देखना मोमेंटम पहले निकाल लेते अपन एक तरफ। अब ये वो वाला केस है जिसमें बॉल, पिछले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, जिसमें बॉल डायरेक्टली 90 डिग्री पर कोलाइड हुई थी और 90 पर ही रिटर्न हुई थी। तो इसमें देखना चेंज इन मोमेंटम जो था वो था 2mu माइनस का 2mu आई कैप, है ना, माइनस 2mu आई कैप। अब अगर जैसे देखो मान लो अगर अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहां से चेंज इन मोमेंटम के भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2mu, माइनस तो साइन हो जाएगा, माइनस तो एक तरफ हो जाएगा, माइनस तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कर देता है, और आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अब यहां से देखो चेंज इन मोमेंटम कितना हो 2, मास ऑफ बॉल कितना है 2, स्पीड कितनी है 10, तो ये कितना हो गया टोटल 40, है ना, कितना हो गया 40। अब ये मोमेंटम है ना, तो आएगा केजी मीटर पर सेकेंड, समझ गए, ये चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आया। अब अपने को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, मैग्नीट्यूड ही पूछा है अपने से तो कि कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ से देखो चेंज इन मोमेंटम कितना है 40, ये देखो डीपी की वैल्यू रख दी मैंने 40, और ये dt क्या है, ये dt क्या है कि ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हुआ है, तो ये कॉन्टेक्ट टाइम ही तो है, ये कॉन्टेक्ट टाइम में तो ये चेंज इन मोमेंटम हुआ है, तो कॉन्टेक्ट टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पे रख दो 0.1, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो एक जीरो पर पहुंच जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो पर पहुंच जाएगी, तो अपना आंसर क्या आएगा 400, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो 400 न्यूटन ये आंसर है। इतना फोर्स लगेगा बॉल पर भी, है ना, और दीवार पर भी इतना ही लगेगा 400 न्यूटन, पता है क्यों, क्योंकि ये न्यूटन का एक्शन रिएक्शन पेयर भी लगेगा यहाँ पर, है ना। बॉल पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही बॉल पर लगेगा, बॉल को जैसे फेंकेंगे अपन तो दीवार पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही बॉल पर लगेगा, हाँ पर डायरेक्शन अलग अलग होगी। देखो डायरेक्शन कैसे, दीवार पर तो लगेगा फोर्स इधर और बॉल पर लगेगा फोर्स इधर, मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ऑन बॉल, ये बॉल पर फोर्स लगा रहा है कौन, बॉल, और यहाँ पर बॉल बाय बॉल, समझ गए क्या। अब देखो डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर में दोनों फोर्स तो क्या जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो बराबर होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, पर एक और कंडीशन होती है न्यूटन थर्ड लॉ की एक्शन रिएक्शन पे, कि ये दो अपोजिट बॉडीज पर लगता है, तो दो बॉडीज हो गए ना, देखो एक तो बॉल हो गया और एक बॉल हो गई, तो दो बॉडीज हो गई, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो डायरेक्शन भी अपोजिट है, समझ गए क्या। पर अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो बॉल पर भी इतना ही फोर्स लगेगा और बॉल पर भी इतना ही फोर्स लगेगा 400 न्यूटन, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझ गए क्या, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एफ इज इक्वल टू एम ए वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें मास क्या रहेगा कांस्टेंट, है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, क्या पढ़ने वाले हैं अपन सबसे पहले, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना। तो ये टॉपिक अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे से, एफ इज इक्वल टू एम ए वाले क्वेश्चन करेंगे अपन। सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स भी किसी में कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे देखना पहला एग्जांपल, जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है ये, है ना,
अर्थ सरफेस है, ये ब्लॉक है जिसका मास कितना m, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं, फोर्स ऐसे। अब देखो मैं जब भी फोर्स लगाऊंगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। फोर्स लगाते तो क्या आता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ए एक्सेलरेशन ही तो एफ इज इक्वल टू एम है। एम क्या है, मास, वो तो कांस्टेंट है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो जब भी मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट। तो वही चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का, है ना। अपन ने हेडिंग क्या डाली, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करने वाले। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आया, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो F/m, और अगर डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन किधर आएगी, एक्सेलरेशन की इधर, जिधर फोर्स अप्लाई होगा उधर ही एक्सेलरेशन आएगा। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ डायरेक्ट, तो एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, F/m, है ना। तो ये तो अभी अपन बेसिक से क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे ये देखना, इसका एक एग्जांपल करवाता हूं मैं यहीं पे, इस वाले केस का एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं इधर। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 8th 9th क्लास का, समझो इसको। 10 किलो और ये इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है ना। अब अपने को पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम है। डायरेक्शन तो अपन ने बताई थी, जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो एफ इज इक्वल टू एम लगा दिया अपन ने, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। फोर्स कितना लग रहा है 10, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन निकालना है, 10 से 10 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आते एग्जाम में, जेई नेट में बिल्कुल नहीं आएंगे इस टाइप के। पर मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगर न्यूमेरिकल निकालना हो तो इस टाइप से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा मैं अच्छा टाइप क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। जैसे मान लो 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक एक साथ रखे हुए हैं इस टाइप से, ये देखो एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और एक उसके ही पास में दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है ना। देखो 2 ब्लॉक रखे हुए हैं सरफेस पर, ये देखना, ये हो गया एक ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक, इसका मास है m1, ये मास है m2, और अब मैंने फोर्स लगाया इधर। तो इसमें अपन है ना थोड़ा सा एक्सेलरेशन के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन भी निकालेंगे, नॉर्मल फोर्स, है ना। देखो फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। और अपने को नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। अच्छा इसमें है ना नॉर्मल रिएक्शन की मैं कुछ ट्रिकें भी बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल आसानी से अपन निकाल सकते हैं। अब देखो ये 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, अब नॉर्मल रिएक्शन अपने को पता है, ये वाला बताना है, ये वाला। देखो ये दोनों ब्लॉक ऐसे टच में, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन 3 टाइप के हैं यहाँ पे। देखो ये ब्लॉक इसमें रखा हुआ है तो एक सरफेस तो कॉन्टेक्ट में ये है ना, और एक सरफेस ये है, दो एक ये वाली है, दोनों आपस में भी तो टच है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन है। पर मैं ये वाले नहीं पूछ रहा हूँ, ग्राउंड वाले, मैं ये वाले पूछ रहा हूँ जिधर ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर आएगा, इस तरफ, क्योंकि दोनों ब्लॉक चलेंगे तो एक साथ ही ना, है ना। और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो इनमें देखो दोनों ऐसा टच भी है ना, कॉन्टेक्ट सरफेस, तो इन दोनों में ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे है तो इनका परपेंडिकुलर होगी ना, और लगता है इक्वल, है ना। और डायरेक्शन कैसे थी, अपोजिट, इस पर इधर लग जाएगा, इस पर इधर लग जाएगा। तो ये अपन नॉर्मल रिएक्शन को भी कैलकुलेट करने वाले हैं एक्सेलरेशन के साथ साथ, है ना। अब यहां से देखो एक्सेलरेशन कितना आएगा, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है टोटल, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे ना, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना हो गया टोटल, m1 प्लस m2, है ना, क्योंकि दोनों एक साथ चलेंगे। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है, F अपॉन m1 प्लस m2, समझे क्या, है ना। देखो एक चीज रखो, क्या रखना है, जैसे मान लो अगले वाले में क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें 3 मास आ जाएंगे, हो सकता है 4 आ जाए, 4 से भी ज्यादा आ जाए। तो एक ये देखो जितने ब्लॉक है उतना मास आ रहा है नीचे, है ना। मतलब एक्सेलरेशन निकालने का एक ट्रिक बन जाएगी अपनी यहां से, F अपॉन टोटल मास, है ना, F अपॉन नेट फोर्स अपॉन टोटल मास,
समझ गए क्या? 3 ब्लॉक है तो तीनों को जोड़ दो, m1 प्लस m2 प्लस m3, 4 है तो 4 को जोड़ दो, है ना? तो ऐसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं F अपॉन टोटल मास। देखो ये टोटल मास m1 प्लस m2। अब इसमें एक और चीज देखो, जैसे मान लो ये तो हो गया अपना एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये क्या हो गया अपना एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना? मैं इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी निकालने वाला हूँ। क्या निकालेंगे अब? नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसे मुझे n1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करो, एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाओ। एफबीडी में क्या करते हैं अपन, जिसका एफबीडी बनाते हैं उसको एक तरफ निकाल लेते हैं और उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मान लो मुझे एफबीडी बनाना है m1 का, किसका बनाना है? m1 का, है ना? तो m1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो इधर लग रहा है F और एक इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको अपन n1 बोल रहे हैं। देखो ये इधर लग रहा है ना और नेट एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स लगा दिए अपन ने। अब देखो एक और चीज, इसका एक्सेलरेशन तो इधर ही है ना, ब्लॉक जा तो इधर ही रहे ना, है ना? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देता है। अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो गई F अपॉन m1 प्लस m2। अब जैसे मान लो मुझे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा देखना। इस पर नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ। किसकी इक्वेशन? नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस पर बनाओ, है ना? तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स देखो ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला इधर लग रहा है, और अगर ये ब्लॉक जा इधर रहा है तो पक्का F वाला बड़ा होगा, तभी तो इधर जा रहा है। ये दो फोर्स लग रहा है, मतलब इस ब्लॉक को ये तो सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। यही तो मतलब हुआ, इसको इधर से धक्का मार रहे हैं, वो उधर से धक्का मार रहा है, पर ये ब्लॉक जा इधर रहा है क्योंकि ये फोर्स बड़ा होगा तभी तो जा रहा होगा। तो अगर मैं नेट फोर्स की इक्वेशन बनाऊंगा इस पर, तो F माइनस n1, ये वाला फोर्स बड़ा, देखो ये वाला इधर लग गया तो F माइनस n1 हो गया ना। और मास कितना है इसका? m1 इंटू एक्सेलरेशन, है ना? अब यहां से देखना, यहां से देखना, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को पता है क्या कितनी है? F अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू यहां पर रखो, m1 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? F अपॉन m1 प्लस m2, है क्या? m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से अपने को तो नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर रहा है ना, तो इस n1 को इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, है ना? जैसे मैंने n1 को पॉजिटिव कर लिया है, उसको इधर लिखने की बजाय इधर लिख लिया पॉजिटिव, तो इसको अगर मैं इधर पहुंचाना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा F माइनस, इस पूरे को इधर पहुंचाओ, ये क्या हो जाएगा? m1 F अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा हो जाएगा क्या? अब यहाँ से देखो दोनों इसमें से F कॉमन आ रहा है क्या? दोनों इसमें से देखो F कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों में से देखो F कॉमन आ रहा है क्या? तो F को कॉमन रख लो, ये क्या बच जाएगा? 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 बच जाएगा कैसा? अब यहाँ से देखो m1 प्लस m2 का एलसीएम लो, m1 प्लस m2 का एलसीएम लो, तो क्या हो जाएगा ये? अगर मैं m1 प्लस m2 को एलसीएम लूंगा तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, यहाँ जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ क्या चल रहा है? m1, है ना? देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया, हो गया क्या? ऊपर देखो क्या बचा हुआ, सिर्फ m2, ऊपर क्या बचा हुआ? सिर्फ m2, है ना? तो यहाँ से देखो जो अपना नॉर्मल रिएक्शन आया वो क्या आया? F m2 अपॉन m1 प्लस m2 आया क्या, है ना? F m2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा इसको अगर जैसे मैं एफबीडी में मैंने पहले वाले ब्लॉक का बनाया, तो आंसर क्या है अपना नॉर्मल रिएक्शन का? n1 इज इक्वल टू F m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें अगर मैं m2 वाले पर एफबीडी बनाऊं तो भी यही वैल्यू आएगी सेम, देखना F2 वाले पर एफबीडी बनाओ, F2 वाले पर एफबीडी बनाओ, यहां से देखना। अब मैं M2 वाले पर एफबीडी बना रहा हूं, जो ब्लॉक का मास M2 था ना, उसको देखो, M2 वाले को देखो, यहां से देखना M2 वाले को। M2 वाला किधर था? देखो ये M2 वाला यहाँ है, ये। अब M2 वाले पर कौन सा फोर्स लग रहा है? बस ये देखो N1। M2 वाले पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, N1 वाला, है ना? M2 वाले को सिर्फ आगे कौन लेके जा रहा है? ये नॉर्मल रिएक्शन, देखो N1, सिर्फ वही तो फोर्स लग रहा है ना? तो देखना फिर अगर मैं F2 वाले पर फिर से एफबीडी बनाऊं, देखना कैसी बनेगी एफबीडी। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बस इधर N1, वही तो इसको आगे लेके जा रहा है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो इधर ही है ना? तो मैं यहाँ से भी N1 को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो फिर नेट फोर्स की इक्वेशन, नेट फोर्स वाली इक्वेशन बनाओ, F नेट इज इक्वल टू m, है ना? नेट फोर्स कितना है इस पर? सिर्फ N1। मास कितना है इस पर? इसका m2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है ये, और अभी अपन ने एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी थी, क्या थी एक्सेलरेशन की वैल्यू? F अपॉन m1 प्लस m2। समझ गए क्या? तो यहां से देखो तुम, वहां से भी वैल्यू सेम कैलकुलेट होके आई है N1 की। देखो उस वाले का एफबीडी से नॉर्मल कितना आया था? F m2 अपॉन m1 प्लस m2,
इससे देखो, इससे देखो, इससे भी सेम आया क्या? इससे देखो एफ एम टू, ये आगे पीछे लिखा है लेकिन है तो मल्टीप्लाई में ही ना। ये देखो ये तो मल्टीप्लाई में, तो एफ एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो दोनों से वैल्यू सेम आ रही है निकल के, पर इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगी, इसमें 3 स्टेप में आंसर आ गया। तो ऐसा क्या है ना, तो मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, क्या करो, एफबीडी उस पर बनाओ जिस पर कम फोर्स लग रहा है। क्या करो, एफबीडी उस पर बनाओ जिस पर कम फोर्स लग रहा है, क्योंकि ज्यादा फोर्स अगर लगेंगे ना तो तुम्हें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए एफबीडी उस पर बनाओ जिस पर कम फोर्स लग रहा है, एफबीडी उस पर बनाओ जिस पर कम फोर्स लग रहा है। देखो यहाँ पर 3 स्टेप, एक स्टेप में काम हो गया अपना, ये देखो एक स्टेप में काम हो गया, है ना। तो एफबीडी उस पर बनाओ जिस पर कम फोर्स लग रहा है। मैं तो बोलता हूँ एक और शॉर्ट ट्रिक बता दो तुम्हें, देखना, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं तुम्हें, नॉर्मल रिएक्शन निकालने की डायरेक्ट। देखो कैसे, देखो अभी अपन ने 2 ब्लॉक लिए थे ना, एक ब्लॉक ऐसे था और एक ब्लॉक ऐसे था, ये मास m1 और ये मास m2, और ऐसे लगा रहे थे अपन फोर्स F, है ना। तो इनका एक्सेलरेशन कितना आया था? एक्सेलरेशन जरूर निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन निकालने का भी बिल्कुल आसान तरीका, नेट फोर्स लिखो अपॉन टोटल मास कर दो, है ना। 2 ब्लॉक तो 2 मास, 3 ब्लॉक तो 3 मास, 4 ब्लॉक तो 4 मास। पर n1 निकालने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। देखो n1 कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था क्या, नॉर्मल रिएक्शन n1। अब n1 निकालने के लिए देखो एक शॉर्ट तरीका क्या है ना, इस दोनों ब्लॉक को यहां से कट कर दो, जहां पर n1 लग रहा है ना वहां से इनको कट कर दो, दोनों, इन दोनों को कट कर दो यहां से। तो एक हिस्सा तो m1 वाला हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा m2 वाला, है ना। एक हिस्सा हो जाएगा m1 वाला, m1 वाला, और एक हिस्सा हो जाएगा m2 वाला, है ना। तो जो m2 वाला है उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, n1 बस। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा n1, n1 जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, है ना, दोनों को कट कर दिया मैंने अब, है ना। तो क्या करो, इसको कट करने के बाद एक हिस्सा इधर आ गया, एक हिस्सा इधर आ गया, है ना। अब जो ये वाला हिस्सा है इधर वाला, इसको n1 ही आगे लेके जा रहा है ना, इसको सिर्फ n1 ही सपोर्ट कर रहा है आगे ले जाने के लिए। तो n1 की वैल्यू क्या होगी, उस ब्लॉक का मास रखो इनटू एक्सेलरेशन कर दो, है ना। शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इसकी। अच्छा शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं है इसमें ऐसी कुछ, है ना। अब वो अपन एफबीडी से बता रहे इसको भी, वो शॉर्ट ट्रिक रखने का याद है कि ऐसे याद रख सकते हो, जैसे 2 हिस्से कर दिए तो इधर वाले ब्लॉक को देखो, जो लास्ट वाला ब्लॉक है ना उसको देखो बस डायरेक्ट। तो n1 जो होगा वो उस लास्ट वाले ब्लॉक का मास होगा इनटू एक्सेलरेशन रख दो। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, F अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो ये अपना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यही तो अपन ने उससे एफबीडी से भी सोल्व किया था, m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2, समझे क्या, है ना। तो इस टाइप से अपने को चीजें याद रखनी है, शॉर्ट तरीके से रखो तो वैसे कर सकते हो, या फिर एफबीडी बना के करो तो वैसे भी कर सकते हो, है ना। एफबीडी तो सबसे बेस्ट है, जब सभी जगह से फंस जाओ तो एफबीडी बना के सोल्व करो, तो या फिर शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो तो, है ना। अब जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इस पैटर्न के, इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं 2 ब्लॉक वाला एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जैसे, है ना। जैसे मान लो ये 2 ब्लॉक है, ये इसका मास है 2 kg, इसका है 3 kg, और इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, है ना। अब अपने को 2 चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पहला क्वेश्चन, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक, है ना। अब मैं नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन जरूर बना देता हूँ, इसमें नॉर्मल किधर लगेगा, इधर n1, इस पर नॉर्मल किधर लगेगा, n2, समझ गए क्या। अब देखो एक्सेलरेशन काउंट करते हैं सबसे पहले, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यही तो चीजें अपन रख के आए, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। तो नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन ही तो इन दोनों को आगे लेके जा रहा है, तो हो गया नेट 10 न्यूटन, है ना। अब टोटल मास कितना है m टोटल, तो ये 2 + 3 5, टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 और ये कितना है 3, तो m1 प्लस m2 तो ये हो गया 5, 5 से 2 10 कितने बार में कैंसिल, 2 टाइम में। तो देखो एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आया क्या, है ना। अब यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन तो हो गया सोल्व, पहला तो बहुत आसान था, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। इसके लिए देखो क्या बोला था मैंने, एफबीडी उसका बनाओ जिस पर कम फोर्स लग रहे हैं, तो 3 kg वाले पर देखो एक ही फोर्स लग रहा है,
एन सॉरी N1, ये अपन ने गलत बना दिया थोड़ा सा, सरफेस तो एक ही है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन तो एक ही होगा ना, इस पर भी N1 इस पर भी N1। तो देखो 3 kg वाला N1 लेके जा रहा है आगे, है ना। अब देखो एफ बड़ी बना, एक्सेलरेशन तो इधर ही आएगा इसका, कितना एक्सेलरेशन कितना है अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की तो सेम ही रहेगी ना, जिधर फोर्स लगेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया, है ना। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इस पर नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, एफ बड़ी बना रही है अपन। अब देखो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है इस पर N1 सिर्फ, ये हो गया नेट फोर्स, मास कितना है इसका 3 kg, एक्सेलरेशन कितना है इसका 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आई है 6 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आई है 6 न्यूटन, है ना। ये N1 नॉर्मल रिएक्शन है, N1 क्या है नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है N न्यूटन, है ना। ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन, पता लगे नहीं तो N से N कैंसिल कर दो, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन है और वो न्यूटन यूनिट है फोर्स की, तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो फोर्स ही है, तो ये 6 न्यूटन हो गया फोर्स। अब चाहो तो तुम N1 की वैल्यू यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, तो अपने को तो शॉर्ट तरीके से चलना है ना, एग्जाम में शॉर्ट तरीका काम आएगा, क्योंकि अपने को 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना रहता है, तो शॉर्ट मेथड ही तो काम आएगी एग्जाम में, है ना। तो शॉर्ट मेथड से चले। अब जैसे देखो मैं 3 ब्लॉक वाला करवाता हूँ, एक 3 ब्लॉक सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये 3 ब्लॉक हो, जैसे मान लो ये पहले वाला हो गया, ये देखो ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, ये M1 M2 M3, है ना। ऐसे 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, तीनों पर फोर्स लग रहा है F, कितना फोर्स लग रहा है F, समझ गए क्या। सबसे पहले मैंने 1 ब्लॉक वाला लिया था, फिर 2, अब 3 वाला, है ना। तो तीनों ऐसे रखे हुए हैं, तो तीनों एक साथ आगे जाएंगे ना, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर अपने को निकालना है एक्सेलरेशन कितना होगा। पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, और दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। अब देखो अब 3 ब्लॉक आ गए ना, तो नॉर्मल भी 2 आ जाएंगे। देखो नॉर्मल 2 कैसे आएंगे, एक सरफेस तो ये हो गई कॉन्टेक्ट सरफेस, एक ही हो गई, तो इन पर तो नॉर्मल लगेगा ऐसे, तो ये पहली वाली सरफेस है, इसको नाम दे दो N1, ये दूसरी सरफेस है तो इसको क्या नाम दोगे N2, 2 सरफेस हो गए ना कॉन्टेक्ट में, तो N1 N2, है ना। वैसे सरफेस तो 5 है, देखो 1 2 3 और एक ये 4 और एक 5, पर ये वाली अपन ने निकाल रहे नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये वाले अपन को कैलकुलेट करना है N1 N2, है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करें, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं अपन, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स कितना है, टोटल मास कितना है, 3 ब्लॉक है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, यह हो गया टोटल, ये तो हो गया अपना एक्सेलरेशन, है ना। और सारे ब्लॉक कैसे जाएंगे, जिधर फोर्स लगेगा उधर जाएंगे चल के, समझ गए, है ना। तो ये तो हो गया अपना एक्सेलरेशन। अब देखो अपने को N1 N2 N3 ये दोनों तीनों काउंट करने हैं, ये तीनों काउंट करने हैं, तो अब जैसे मुझे एफ बी बनाना है किसका, सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं N1, तो एफ बी किस पर बनाऊंगा मैं, एफ बी बनाओ, फिर तुम किस पर M1 वाले पर, किस पर बनाओ एफ बी M1 वाले पर, है ना। अब यहां से देखो तुम N1 वाले पर कितने फोर्स लग रहे हैं टोटल, इसको देखो सिर्फ M1 वाले पर एक तो फोर्स लग रहा है ना, M1 वाले पर एफ बना रहे, एक फोर्स लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऐसे N1, और जा कैसे रहा है ऐसे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली है ना, वो तो रख देंगे यहाँ से। अब इस पर नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो नेट फोर्स कितना, अगर ये जा इधर रहे तो पक्का ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा F माइनस N1, इसका मास कितना है M1, एक्सेलरेशन कितना है अपना F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अपने को तो N1 काउंट करना है, तो N1 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो इसको पॉजिटिव कर दो N1 को, तो इधर आ जाएगा, N1 को इधर भेज दिया, पर वो मैं इधर ही रख रहा हूँ उसको पॉजिटिव करने के बाद, तो इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा F माइनस M1 F
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ गए क्या? फिर देखो क्या कॉमन आ रहा है, f कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा बच जाएगा। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं स्लाइड को, यहाँ से देखना, फिर यहाँ से देखो एलसीएम दिख रहा है क्या कुछ, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा अपना m1 प्लस m2 प्लस m3, और यहाँ क्या चल रहा है अपना m1। अब यहाँ से देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर क्या बचा m2 प्लस m3। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू काउंट करने के बाद कितनी आई अपनी f m1 प्लस m2, और नीचे क्या चल रहा है टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना, इस टाइप से चल रहा है। अब देखो ये एफबीडी से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इक्वेशन थोड़ी सी टफ जा रही है, कितना सॉल्व करना पड़ रहा है। पर अगर जैसे मैं शॉर्ट ट्रिक से इसको करूं सोल्व, शॉर्ट ट्रिक से n1 और n2 की वैल्यू दोनों को काउंट कर लूंगा मैं शॉर्ट ट्रिक से, है ना। देखो किस टाइप से, इधर से देखना, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं शॉर्ट ट्रिक से। किससे निकाल रहे हैं अपन, शॉर्ट ट्रिक। देखो तीनों ब्लॉक ऐसे रखे हुए थे, फिर मैं n2 की वैल्यू भी काउंट करवा दूंगा शॉर्ट ट्रिक से। ये तीनों ब्लॉक रखे हुए हैं ऐसे, है ना, ये वाला था m1, ये वाला था m2, ये वाला था m3, और ये लग रहा था अपना नेट फोर्स। समझे क्या? अब यहाँ से देखो ये तो था अपना n1 इस टाइप से, और ये वाला क्या था n2 था ना। अब जैसे मान लो देखो तुम्हें n1 कैलकुलेट करना है ना, यही वैल्यू एक ही स्टेप में निकाल के बता दूंगा मैं तुम्हें शॉर्ट तरीके से। देखो किस टाइप से, एक्सेलरेशन सभी का ऐसे ब्लॉक्स का है क्या। अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, मैंने क्या बोला था कि जो वैल्यू निकालनी है n1 की नॉर्मल रिएक्शन की, वहां से ब्लॉक्स को कट कर दो, वहां से ब्लॉक्स को कट कर दो। तो यहां से अगर मैं ब्लॉक को कट करूंगा तो एक पोर्शन तो हो जाएगा m1 वाला इधर, और एक पोर्शन इधर हो जाएगा, जिसमें m2 और m3 दोनों साथ में आएंगे, जिसमें m2 और m3 दोनों साथ में आएंगे। यहां से कट कर दो इसको ऐसे, देखो ये यहां से इसको कट कर दो, तो दो हिस्सा हो गया ना, एक m1 वाला हो गया और एक हिस्सा हो गया जिसमें m2 और m3 दोनों है ना। तो जैसे n1 तुम्हें कैलकुलेट करना है, n1 तुम्हें कैलकुलेट करना है, देखो अब यहां से देखो m2 और m3 को कौन लेके आगे लेके जा रहा है, m2 और m3 को आगे लेके कौन जा रहा है n1। अभी n2 को मत देखो, सिर्फ इसको देखो, यहां से जो हिस्सा किया n1 वाला इन दोनों को आगे लेके जा रहा है क्या, m2 और m3 को, है ना। तो यहां से देखो शॉर्ट तरीके से कैसे निकाला, जहां से कट किया। अब कट करने के बाद देखो जो इधर वाले मास है, राइट वाले मास देखने हैं बस अपने को, जो इधर इस एंड पर रखे हुए हैं ना, राइट हैंड पर। तो इन वाले मास को देखो, नेट फोर्स अपन कैसे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दो वाले में क्या करा था अपन ने, कट किया था, आगे वाले ब्लॉक का मास रखा था इनटू एक्सेलरेशन किया था। तो यहां से देखो n1 के आगे ब्लॉक कितने हैं, n1 के आगे ब्लॉक कितने हैं, m2 और m3, तो दोनों का मास रखो m2 प्लस m3, रखा क्या ऐसे m2 प्लस m3, दोनों का मास रखा, इनटू एक्सेलरेशन कर दो। एक्सेलरेशन कितना है, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो एक स्टेप से आंसर आ गया, इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, है ना। अगर शॉर्ट ट्रिक याद है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो डायरेक्ट अपन एक स्टेप में आंसर कैलकुलेट कर लिया है ना। यहां से कट करो, राइट हैंड तरफ देखो कितने ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, तो दोनों का मास रखो, इनटू एक्सेलरेशन करो। देखो अपन ने किया कुछ नहीं है, अगर मैं यहां से इसके दो टुकड़े करूं, एक एफबीडी बनाओ इसका m2 और m3 का, तो इसको अगर मैं एफबीडी बनाऊं m2 m3 का दोनों ब्लॉक का, तो इनको कौन लेके जा रहा है n1, तो उस पर नेट फोर्स की इक्वेशन देखो ये आएगी। समझ गए क्या? अब ऐसे अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से देखो n2 की वैल्यू निकालना चाहूं, नॉर्मल अगर एफबीडी से बचना डायरेक्ट अगर करना है, तो n2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, किसकी, n2 शॉर्ट तरीके से, तो n2 कैसे आएगा, देखना यहां से कट कर दो, n2 निकालना है तो अब यहां से कट कर दो, ये यहां से कट कर दो। अब यहां से कट करने के बाद देखो राइट हैंड तरफ देखना है, तो राइट हैंड तरफ देख रहे हैं तो देखो एक ही ब्लॉक बचा हुआ है, दिख रहा है क्या, राइट हैंड तरफ एक ही ब्लॉक दिख रहा है, इस तरफ देखो राइट हैंड तरफ एक ही ब्लॉक दिख रहा है ना। तो n2 अगर कैलकुलेट करना है तो उस एक ही ब्लॉक दिख रहा है तो उसका ही मास रख दो ना बस, तो उसका मास कितना है m3, उसका मास कितना है m3, इनटू एक्सेलरेशन कर दो, एक्सेलरेशन कितना है f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस टाइप से। तो एफबीडी बनाने से बच जाओगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। समझ गए क्या? वहां से ब्लॉक करो, राइट हैंड तरफ देखो कितने मास है उतना मास लिखो, इनटू एक्सेलरेशन कर दो। राइट हैंड तरफ का देखना है, लेफ्ट तरफ का नहीं देखना है। तो राइट हैंड तरफ देखो n2 का एक ही मास रखा हुआ है m3, इनटू एक्सेलरेशन कर दी। अब अगर तुम इसका एफबीडी बनाते ना
तो भी आंसर सेम आता। अगर तुम इसको एफबीडी से सॉल्व करते तो भी आंसर सेम आता, चाहे एफबीडी से कर लो शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो ज्यादा फायदा है, टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा शॉर्ट ट्रिक से अगर करोगे तो, है ना। वो टाइम ही तो बचाना है अपने को एग्जाम में, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। जैसे अगर नीट का पेपर दे रहे हो तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है तुम्हें सोल्व, है ना, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से। समझ गए क्या, है ना। तो इस टाइप से अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, समझ गए। अब जैसे मान लो देखो एक क्वेश्चन करवाता हूं इस पर 3 ब्लॉक पर, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया ना, 3 ब्लॉक पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुम्हें। ये देखो एक ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक, और ये हो गया तीसरा ब्लॉक। ये ब्लॉक ले लेते हैं 2 kg का है, ये ले लेते हैं 3 kg का, और ये लेते हैं 5 kg का। ये सारे ऐसे रखे हुए हैं, है ना। मैंने इधर फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया अपना 20 न्यूटन। अब देखो फिर अब मुझे कैलकुलेट करके बता दो तुम कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। तो 2 नॉर्मल आएंगे ना, तो दोनों का कैलकुलेट करना है। जैसे वो है ना तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन बना के बताएगा, है ना। वो कोई सा भी नॉर्मल पूछ सकता है, या तो N2 पूछेगा या फिर N1 पूछेगा, कोई सा भी नॉर्मल पूछ सकता है, पर मैं इसमें दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। अब देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं अपन, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना है 20, एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन, टोटल मास कितना हो गया 2 + 3, ये 5, 5 + 5 10। तो देखो ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया अपना एक्सेलरेशन, समझ गए क्या। अब देखो नॉर्मल N1 कैन काउंट करना है, शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं अपन, शॉर्ट ट्रिक उसी से करेंगे सोल्व, एफबीडी नहीं बनाएंगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, है ना। शॉर्ट ट्रिक से देखो, तो यहां से क्या कर दो, यहां से क्या कर दो, कट कर दो। N1 निकालना, जो जहां से पूछे ना उसी को कट करना है ना। अब देखो जहां से कट किया N1 वाले को देखो, इधर राइट हैंड में कितने मास है 2, एक 3 kg का और एक 5 kg का, है ना। तो जो N1 की वैल्यू होगी, N1 की वैल्यू होगी, तो टोटल इधर राइट हैंड वाले इधर देखो राइट में कितने मास है, 2 मास है ना, 3 kg और एक 5 kg का। तो दोनों का मास करो टोटल, दोनों का मास करो 3 + 5 इंटू क्या कर दो एक्सेलरेशन, है ना। तो देखो यहाँ से N1 काउंट हो गया, 3 + 5 कितना हो गया 8, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन देखो 2, तो N1 कितना है 16 न्यूटन। देखो शॉर्ट तरीके से बहुत आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत कम टाइम लगता है ना। और अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो एफबीडी बनाओगे, फिर नेट फोर्स की इक्वेशन लिखोगे, फिर एक्सेलरेशन लिखोगे, तो ऐसा टाइम निकल जाता है ना। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ से N2 भी काउंट कर सकते हैं ना, फिर N2 निकालना है तो यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो। इसके बाद देखो राइट में कितना मास है, सिर्फ एक ही है 5 kg का, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 2, ये कितना है 10 न्यूटन। समझ गए क्या। देखो शॉर्ट तरीके से बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। एग्जाम में इसी मेथड से करना है अपने को सोल्व, समझ गए क्या। इस टाइप से अपने को ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन करने। अब अगर जैसे 4 मास हो, जैसे M1 M2 M3 M4 एक और रखा हो, तो उनको भी ऐसे करते हैं अपन। जैसे एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन ऐसे बताना है F अपॉन टोटल मास, है ना। समझ गए क्या, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो मैं थोड़ा सा अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चल रहा हूँ, थोड़ा से देखना। जैसे मान लो 2 पैटर्न तो हो गए अपने, अब तीसरा पैटर्न देखो किस टाइप के और पूछे जाते हैं। जैसे ये अपना एक ब्लॉक है जिसका मास है n, अब मैंने फोर्स है ना, फोर्स थोड़ा सा किसी एंगल पर लगा दिया ऐसे, ये फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, पर अब मैंने हॉरिजॉन्टल से है ना थीटा एंगल पर अप्लाई कर दिया। कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। हॉरिजॉन्टल से देखो थीटा एंगल पर फोर्स को अप्लाई कर दिया, है ना। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स एंड सरफेस, है ना, ये भी बताना है अपने को। तो अब नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। पहले देखो ऐसे ब्लॉक जब विदाउट फोर्स के रखा हुआ था,
तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में कितना था, नॉर्मल रिएक्शन mg, n ऊपर लग रहा था, mg को बैलेंस कर रहा था वो, है ना। उन पुराने क्वेश्चनों में भी इस सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन ये वाला रहेगा वो भी सब mg के इक्वल रहेंगे, जो भी मास है उनका। पर अब देखो, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। अब देखो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, अब हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन पूछा है, पर अब फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं लग रहा है, अब किसी एंगल पे लग रहा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, जो थीटा हॉरिजॉन्टल तरफ आएगा वो क्या होगा, कोस थीटा। तो एक कोस थीटा इधर आएगा, जिधर थीटा रहता है उधर कोस आता है ना, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। देखो ये दोनों वेक्टर्स, दोनों फोर्स को मैंने रिजोल्व कर दिया है ना। तो एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल में इसका ये लगेगा, एक वाला ये लगेगा। अब देखो दोनों का नेट इधर ही आएगा ना, ऐसे लगा दिया। अब देखो एक्सेलरेशन अपने को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या लग रहा है, एफ कोस थीटा। देखो अब ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा, है ना। पर कौन सा फोर्स अब अपने को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा फोर्स अपने को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखो एफ कोस थीटा लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो यही तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो अपन इक्वेशन बना लेते हैं ना, नेट फोर्स की क्या होता है, नेट फोर्स एम ए, पर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, एफ कोस थीटा। याद रखना बस, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन पूछा है तो नेट फोर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला ही रखेंगे, एफ कोस थीटा। और मास कितना है, एम। ये देखो एक्सेलरेशन आएगा कितना, एफ कोस थीटा बाई एम। समझ गए क्या। पर इसमें अब थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा। देखो कैसे, ये फोर्स एफ साइन थीटा लग रहा है नीचे, और इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा, ऐसे। और इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, mg। वो तो लग ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो परमानेंट लग रहा है mg, है ना। अब यहां से देखो, इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, इस ब्लॉक को एक तरफ निकालो, मास m के, देखो नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर। एफ साइन थीटा किधर लग रहा है, नीचे। mg किधर लग रहा है, नीचे। अब अगर ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ब्लॉक की अपन ने कंडीशन क्या रखी कि कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पक्का इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो कौन सा लो लगेगा, फर्स्ट लो, मतलब सारे फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस। तो देखो नॉर्मल तो लग रहा है ऊपर, ऊपर वाले फोर्स को कौन से फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे, नीचे वाले mg और एफ साइन थीटा। mg और कौन, एफ साइन थीटा, ये दोनों ही तो बैलेंस कर रहे होंगे इससे। तो देखो अब नॉर्मल थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें, क्या आया नॉर्मल, mg प्लस एफ साइन थीटा। समझ गए क्या, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने को करने आने चाहिए, है ना। जैसे मैं इस पर एक करवाता हूं तुमको क्वेश्चन, देखना एक एग्जांपल करो इस टाइप के क्वेश्चनों पे। देखो ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg, इधर फोर्स लग रहा है अपना 40 न्यूटन, जो कि लग रहा है 37 डिग्री एंगल पर, है ना। तो इधर क्या आएगा अपना हॉरिजॉन्टल में, इस तरफ कौन सा हॉरिजॉन्टल वाला आएगा, 40 कोस थीटा आता है हॉरिजॉन्टल में, तो 40 कोस 37। और वर्टिकल में क्या आएगा, नीचे के डायरेक्शन में साइन, तो साइन 37। अब ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन बताना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, ये बताना है ना। और एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। अब देखो, अब इस पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल वाला देखो। अच्छा ये कैलकुलेट करते हैं पहले, 40 कोस 37 की वैल्यू क्या होती है, कोस 37 4/5, 5 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल, 4 × 8 कितना हो गया, 32 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना, 32 न्यूटन। मास कितना है ब्लॉक का, 2। ये देखो एक्सेलरेशन काउंट हो गया यहाँ से 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक चीज और अपन को कैलकुलेट करनी है, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पर क्या बना दो, एफबीडी, है ना। अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस पर देखो एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है, वो कितना 40, और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो ये लग रहा है इधर 24 न्यूटन। कितना लग रहा है 24 न्यूटन। और ये तो हो गया अपना वर्टिकल वाला फोर्स जो ऐसे लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा इस पर, ऐसे। और mg उसका खुद का इधर लगेगा नीचे, mg कितना 2 × 10 mg, कितना हो गया 20 न्यूटन। समझ गए। अब दोनों फोर्स को बैलेंस कर लो, अगर वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर तो लग रहा है नॉर्मल, ये दो नीचे लग रहा है 24 + 20, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी
44 मीटर पर सॉरी फोर्स है ना, ये तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 44 न्यूटन। समझ गए क्या, है ना 44 न्यूटन इतना नॉर्मल रिएक्शन आएगा सरफेस और ब्लॉक में, है ना। समझे कुछ। अब इसके आगे फिर अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे क्वेश्चनों को नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, जैसे ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल में रखे उनके रस्सी बंधी हुई है, पुली ब्लॉक सिस्टम, एटवुड मशीन जिसको बोलते हैं, वो भी अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के, है ना। तो धीरे धीरे से अपन इस न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ही इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बड़ा, है ना। थर्ड लॉ में तो ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ को बहुत पढ़ना है, मतलब कम से कम 5 से 7 लेक्चर लग सकते हैं इसमें, न्यूटन सेकंड लॉ में कम से कम बता रहा हूं मैं 5 से 7 लेक्चर, है ना। तो इसको आराम आराम से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।